तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और एक बार फिर से आज हम एक और बहुत ही खौफनाक हॉरर अनुभव को जानने वाले हैं। अभी ये तो आप जानते हैं कि अपनी जो हॉरर फैमिली है, यानी जो लोग अपन से जुड़े हुए हैं, वह भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी जुड़े हुए हैं। और नेपाल के जो साथी हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैंने पहले भी आपको नेपाल की काफ़ी स्टोरी सुनाई है, लेकिन आज की जो स्टोरी है वह है तो नेपाल की, लेकिन जो घटना घटी है वह इंडियन कपल के साथ घटी है। और आज से लगभग 5 वर्ष पहले की बात है, जब इस कपल के साथ जब वह नेपाल घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि नेपाल का नाम सुनकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको भी बता दूं कि अगर आप भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल रिचुअल्स हैं, लोकल देवता हैं या लोकल जो जगह है, तो वहाँ के लोगों की बातों को अंधविश्वास बिल्कुल भी ना माने। जो वह कह रहे हैं कुछ सोच समझकर ही कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस कपल के साथ होता है, जो इतना भयानक था कि अगर उनसे थोड़ी सी भी चूक हो जाती उस समय पर, तो आज वह लोग जिंदा नहीं रहते। मतलब उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हॉरर एक्सपीरियंस था। तो जो भी साथी पहली बार मुझसे जुड़े हैं और इसी हॉरर फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं कि स्टोरी काफ़ी बड़ी रहने वाली है, तो स्टोरी को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए फिर स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहां पर जाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम लोगों को यह बात मजाक लगती है, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण तो होते ही हैं। और फिर भी हम लोग कई बार ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो ये कहानी है अर्चना और तपिस की। दोनों की अभी अभी शादी हुई थी और दोनों ही नेपाल घूमने के लिए आए हुए थे। और इस दौरान वो नेपाल की काफ़ी सारी जगहों पर भी गए। और इन्हीं सब के दौरान एक दिन जब वो दोनों एक गाड़ी से सफ़र कर रहे थे, तो तपिस ने उस गाड़ी वाले से पूछा कि भैया, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी जगह देख ली, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी मज़ेदार जगह नहीं मिली, मतलब जहाँ पर थोड़ा सस्पेंस हो। तो ऐसे किसी जगह के बारे में आप जानते हो क्या? तब वो गाड़ी वाला बोला, वैसे एक जगह है तो, लेकिन वह दिन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और वह दिन में खतरनाक है भी नहीं। असली खतरा तो रात होते ही शुरू हो जाता है। बोलते हैं रात के समय वहां पर अजीब अजीब से छल्लावे नजर आते हैं, जो कि लोगों का ध्यान भटका देते हैं। इसलिए वहां पर रात के समय कम ही लोग जाते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर के तफिस की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, अरे भाई, ऐसी जगह ही तो मैं जाना चाहता था। और फिर वो अर्चना से बोला, चलो आज रात हम यहाँ पर रुकते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब ये सुनकर अर्चना को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है, तुम्हें एडवेंचर करने का शौक है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालो। किसी भी जगह में आने जाने का जो समय है, उसमें उसी समय जाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? अर्चना इन सब के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन तपिस उस जगह में जाना चाहता था। और जब काफी मनाने पर भी अर्चना नहीं मानी, तो तपिस ने सोचा कि चलो उस जगह पर दिन में ही चले जाएंगे। अभी इन सब के अगले ही दिन तपिस ने अर्चना के साथ वहां जाने का प्लान बनाया। उन्हें दोनों ने एक गाड़ी किराए पर ली और उसमें बैठ कर के चल पड़े। अब उस जगह को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो एकदम ही शांत जगह थी। आसपास से पक्षियों की आती आवाज के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। तो वो दोनों उस ड्राइवर के साथ आसपास की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। फिर तभी तपिस बोला, ये जगह तो कितनी खूबसूरत है, लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई गड़बड़ है। लोग भी है ना, जो फालतू में किसी भी जगह को बदनाम करने में लगे रहते हैं। अब उसने ये कहा ही था कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक महिला आ जाती है। उस ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी तो रोक ली थी, जिससे उस महिला को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वहां पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। तपीस और वो दोनों जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरे और उस महिला को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो महिला हिलाने डुलाने पर भी उठ ही नहीं रही थी। अब उसे ऐसे देखकर अर्चना जल्दी से गाड़ी के पास आई और एक बोतल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो वापस जाती, उसके शरीर में एक तेज झटका लगा और वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। जब एक काफी समय तक भी अर्चना वहां नहीं आई, तो तपिस गाड़ी के पास पहुंचा और पाया कि अर्चना गाड़ी के पास चुपचाप खड़ी थी।
तपिस उसके पास आया और बोला, अरे यार क्या कर रहे हो? वहां पर वह औरत बेहोश पड़ी है और तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो। लाओ बोतल दो। अब ये बोलकर तपिस ने अर्चना के हाथ से बोतल ली और उस महिला के चेहरे पर पानी मारकर उसे उठाया। वो महिला उठी और हैरानी से अपने ऐसे आसपास देखते हुए बोली, माफ करना भैया, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। तब तपिस बोला, नहीं नहीं, गलती तो हमारी थी, हमें ही ध्यान देना चाहिए था। तब वो महिला बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हैं? मतलब शाम हो चुकी है और यहाँ पर शाम के समय कोई आता नहीं है, क्योंकि इस जगह पर कभी कभी छल्ला भी घूमते हैं ना। तब तपिस बोला, वैसे तो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मैं इन सब में नहीं मानता और मुझे नहीं लगता कि आप भी मानती है, वरना आप भी यहाँ नहीं होती। तब वो महिला हंसते हुए बोली, अरे मैं तो यहीं आसपास रहती हूँ, वैसे मैंने सच में तो यहाँ आज तक कुछ भी नहीं देखा। और तब तपिस बोला, जी अच्छा, तो हम चलते हैं। अब ये बोल करके तपिस से वापस गाड़ी की तरफ आ गया, जहाँ पर अब भी अर्चना चुपचाप खड़ी थी। अब उसे ऐसे देखकर तपिस बोला, अर्चना क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? लेकिन अर्चना कुछ भी ना बोली। वो ऐसे ही सामने की तरफ घूरती रही और फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, अच्छा अब समझा, तो तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है और तुम इसलिए मुझे उल्लू बनाना बंद करो। अब उसके इतना बोलते ही अर्चना ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर बोली, अरे तुम्हें ये कैसे पता चला? वैसे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत बहादुर तो हो, तभी तो यहाँ चली आए। वैसे शाम हो रही है और हमें वापस चलना चाहिए। अब ये बोलते हुए अर्चना गाड़ी के अंदर बैठने लगी। इसी दौरान तपिस बोला, वैसे सच तो यह है कि मैं यहाँ आज रात कैंपिंग करना चाहता था, क्योंकि हम रोज रोज यहाँ थोड़ी आएंगे, लेकिन तुम करने ही नहीं दे रही। अब ये सुनकर के अर्चना अपनी जगह पर रुक गई और बोली, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, वैसे भी यहाँ कोई खतरा थोड़ी ना है। अबे अर्चना की बातें सुनकर के तपिस को खुशी तो हो रही थी, लेकिन साथ में उसे उस बात की भी हैरानी हो रही थी कि कल तक तो अर्चना उसे यहाँ रात में आने से मना कर रही थी और अभी खुद ही उसे वहां रहने के लिए बोल रही थी। और इसलिए उसने अर्चना से कहा, अरे ये अचानक से तुम्हारे सुर कैसे बदल गए? क्योंकि कल तक तो तुम मुझे यहाँ रात में रुकने से मना कर रही थी। तभी अर्चना शक पकाते हुए बोली, अरे वो तो मैं कल ऐसे ही बोल रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ का सुनकर थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ का माहौल देखा तो समझा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। अब तपिस ने वहां रुकने का मन तो बना लिया था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास कैंपिंग का पूरा सामान नहीं था, इसी वजह से ये लोग यहाँ रुक नहीं सकते थे। और यही बात उसने अर्चना से कही। तब वहां मौजूद वो महिला बोलती है, अरे उसकी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसका सामान रखा है, मैं वो आपके लिए ले आऊंगी, मेरा घर बस ऐसे पास में ही है। अब तपिस इसके लिए मान गया और फिर वो औरत वहां से चली गई। अब उनके जाने के बाद वो ड्राइवर बोला, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। देखो रात के समय इस जगह पर कोई भी नहीं रुकता, मेरी मानिए तो आप लोग यहाँ से चलिए। अब आप भले ही यहाँ रुक जाओ, लेकिन आपके साथ एक औरत भी है, ऐसे में आपको उसकी सुरक्षा के खातिर यहाँ से चलना चाहिए। अब तपिस को भी यह बात सही लग रही थी, इसलिए उसने वहां से जाने का मन बना लिया। लेकिन तभी अर्चना ने उसे रोका और यहीं पर रुकने के लिए कहा। और अब तो अर्चना जिद पर अड़ गई थी कि उसे आज रात यहाँ पर रुकना ही है। अब तपिस से इसके लिए नहीं माना और अपनी बात मनवाने के लिए अर्चना उस जंगल में अंदर की तरफ भागने लगी। अब ये सब देख करके तपिस को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि अर्चना अभी बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही थी, वो ऐसी नहीं थी। और उसे इसी तरह से देखकर वो ड्राइवर बोला, पता नहीं क्यों मैडम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता है कि यहाँ जो छल्लावे घूमते हैं उन्होंने मैडम को काबू में कर लिया है। अब तपिस वैसे तो इन सब बातों में नहीं मानता था, लेकिन आज अर्चना का बर्ताव जिस हिसाब से उसे लग रहा था ना, उसे अब इस बात का पूरा यकीन था कि शायद यह बात सच है। वह तेजी से अर्चना के पीछे जाने लगा, लेकिन अर्चना उसे कहीं पर भी नहीं मिली, वह उन जंगलों में गायब हो चुकी थी।
जब एक काफी ढूंढने पर भी उसे अर्चना नहीं मिली तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि इसी दौरान वह ड्राइवर बोला, मुझे नहीं लगता कि आपकी पत्नी इतनी आसानी से मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए, हम किसी धामी को ढूंढ कर लाते हैं। अब साथियों, यहाँ पर आप धामी को जानते नहीं होगे तो नेपाल में धामी उन लोगों को कहते हैं जो कि इस तरह की बाधाओं को उतारते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर तांत्रिक होते हैं वैसे ही वहां पर धामी होते हैं। अब तपिस से करना तो यही चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि अगर वह थोड़ा और ढूंढे तो शायद उसे अर्चना मिल जाए, और इसलिए वह उस ड्राइवर से बोला, अगर मैं यहाँ से गया और तब मेरी पत्नी को होश आ गया तो वह मुझे ढूंढेगी तो कहाँ पर मिलूंगा मैं उसे। इसलिए एक काम करते हैं, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाकर किसी धामी को ढूंढ लाओ। अब वो ड्राइवर सुबह से उनके साथ था, इसलिए वो जानता था कि ये लोग यहाँ पर कहाँ रुके हुए हैं, और इसलिए वो निश्चिंत था कि उसका पैसा लेकर के भागने वाले नहीं है। तो वो वहां से तेजी से निकल गया और अब वहां पर सिर्फ तपी से ही अकेला रह गया था। उसने अर्चना को ढूंढने के लिए दोबारा आवाज दी, अर्चना कहाँ हो तुम? लेकिन उसे बदले में अर्चना की कोई आवाज नहीं आई। वो ऐसे ही अर्चना को आवाज देते हुए वहां से थोड़ा आगे आया, और इसी दौरान उसने महसूस किया कि उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ से पत्तों के हिलने की आवाजें आ रही थी। दोस्तों, उस समय बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। ऊपर से वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे ही ऊपर की तरफ टहनी पकड़ करके चल रहा हो। और इतना ही नहीं, बीच बीच में उसे ऐसी आवाजें भी आ रही थी जैसे कि कोई भारी सी चीज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए जा रही हो। अब तपिस को इसमें अर्चना का हाथ लग रहा था। वो पीछे मुड़कर देखना तो चाहता था, लेकिन डर की वजह से उसके पांव जम गए थे। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर के देख लिया, और जो उसने देखा उसकी वजह से उसका हलक सूख गया, क्योंकि उसकी पत्नी अर्चना पेड़ पर किसी जानवर की तरह लटकी हुई थी, और इस दौरान वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अब अर्चना को ऐसे देखकर वो जोर से चीखा, आखिर कौन हो तुम और क्यों मेरी पत्नी के पीछे पड़ी हुई हो? उसने यह कहा ही था कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। अब ये देखकर तपिस पहले से काफी ज्यादा घबरा गया। वह घबराते हुए पीछे की तरफ पलटा तो उसने पाया कि उसके सामने वही औरत खड़ी थी जो कि थोड़ी देर पहले उसकी गाड़ी के आगे आ गई थी, और जिसने कहा था कि मैं आपको कैंपिंग का सामान ला करके दूंगी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस औरत ने तपिस के चेहरे पर एक मुक्का मारा, और वो मुक्का पड़ते ही तपिस की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। ना जाने वो कितने ही समय तक ऐसे बेहोश था। उसे होश तब आया जब कोई उसे उठा रहा था। तपिस से उठा और हैरानी से आसपास देखने लगा। उसने पाया कि अर्चना उसके पास बैठी हुई थी, और इसी के साथ ही वह ड्राइवर भी एक दूसरे आदमी के साथ वहां पर था। अब अर्चना को वहां देखकर तपिस ने राहत की सांस ली और बोला, तुम ठीक तो हो ना अर्चना? मैंने तुम्हें वहां पर पेड़ पर लटकते हुए देखा था। तब अर्चना बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। काफी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने तुम्हें और खुद को इस जंगल के अंदर बेहोश पाया, और तब तक यह भैया भी यहाँ पर आ गए थे। तब वो ड्राइवर बोला, आप दोनों अब ठीक लग रहे हैं, मैं इन धामियों को यहाँ से ले आया हूँ, यह झाड़ फूंक करके आपको ठीक कर देंगे। तब तपिस बोलता है, देखो मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है, इस जगह पर मुझे रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तब वो धामी बोला, अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो आप लोगों को ठीक कर देता हूँ। कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो छल्लावा है वो आपके ऊपर दोबारा कब हमला कर दे। अब तपिस को भी यह बात ठीक लगी, और फिर उसके बाद उस आदमी ने अपना काम करना शुरू किया। झाड़ फूंक करने के बाद वो बोला, आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, इस वजह से आप दोनों के ऊपर खतरा ज्यादा है। वैसे भी ऐसी अनजान शक्तियों को जवान लोग ज्यादा आकर्षित करते हैं, इसीलिए तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग अपने लिए एक एक ताबीज बनवा लो। तब तपिस बोला कि देखो मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी, सब कुछ ही तो सही हो गया है,
और रही बात यहाँ आने की दोबारा, तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा, तो फिर क्यों ही समस्या होगी। तपिस की बात भी सही थी और इसलिए वह लोग ज़्यादा कुछ भी ना बोले और वहाँ से सीधे होटल में आ जाते हैं। अब आज जो हुआ उसकी वजह से अर्चना काफ़ी ज़्यादा गुमसुम थी और उसे ऐसे देख कर के तपिस उसके पास आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी गलती की वजह से हमारे साथ यह सब हुआ। वह तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं उस समय कितना ज़्यादा घबरा गया था। जब तुम उस जंगल के अंदर भाग गई थी उस समय मेरी हालत बहुत टाइट हो गई थी, लेकिन अब चिंता मत करो, हम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, हमें कल के कल ही भारत वापस जाएंगे। अब अर्चना इसके आगे कुछ भी ना बोली। शायद आज जो कुछ भी हुआ ना उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अब कुछ देर बाद वो दोनों सो गए, लेकिन रात में तपिस जैसे ही बाथरूम जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि अर्चना उसके पास बैठी हुई थी और वो उसे ही एकटक देखे जा रही थी। अब उसे ऐसे देखेकर एक समय के लिए तो तपिस भी थोड़ा सा डर गया था, लेकिन फिर वह बोला, अरे तुम इतनी रात में मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो और वह भी अंधेरे में। अबे अर्चना कुछ देर तो शांत रही और फिर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए थोड़ा जाग रही थी, लेकिन अब ठीक है। और ये बोल करके वह वापस से लेट जाती है। तपिस भी बाथरूम गया और उसके बाद दोबारा सो जाता है। अगली सुबह है जब तपिस की नींद खुली तो उसने दोबारा से अर्चना को खुद को घूरते हुए ही पाया। अब ये देखकर तपिस मजाकिया अंदाज में बोला, अरे तुम तो कल रात से ही मुझे घूर रही हो, क्या मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ कि तुम्हारी मेरे ऊपर से नजर ही नहीं हट रही। तब अर्चना बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। अब तपिस को ये बात सुनकर के थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अर्चना अक्सर उसकी ऐसी बातों पर उसकी टांग खींच देती थी और आज तो वो उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। अब तपिस ने सोचा शायद कल की वजह से अर्चना थोड़ा परेशान है और इसी वजह से उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तैयार होकर निकल पड़ा। दोनों बारी बारी से तैयार हुए और फिर भारत आने के लिए निकल पड़े। तपिस और अर्चना भारत आ तो गए थे, लेकिन इस दौरान उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोनों अपने साथ कितनी बड़ी मुसीबत को ले आए थे। तपिस और अर्चना अब इस सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। शादी और घूमने की वजह से उनकी काफ़ी छुट्टियां भी हो गई थी, जिस वजह से उन दोनों ने ही ऑफिस से ज्वाइन कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अजीब थी, वो ये कि अर्चना अब भी ऑफिस नहीं जा रही थी। और जब तपिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे सफ़र की थकान हो चुकी है और वह कुछ दिनों बाद ही वापस ऑफिस में जाएगी। अब तपिस को भी लगा कि चलो यही बात होगी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। अब तपिस आज इतने दिनों के बाद नौकरी पर गया और शाम के समय जब वो वापस आया तो उसने एक ही बात बहुत ही अजीब सी नोटिस की अपने घर पर, और वो ये कि कहाँ तो ये गर्मियों के दिन थे और बाहर इतनी गर्मी थी कि तपिस पसीना पसीना हो चुका था, लेकिन उसके घर का वातावरण बिल्कुल अक्टूबर और नवंबर के जैसा था, यानी एकदम ठंडा। अब घर आकर तपिस को गर्मी से तो राहत मिल गई थी, लेकिन उसे इस बात की काफ़ी हैरानी थी कि आखिर उसके घर का तापमान इतना कम कैसे। उसने वापस आकर के पानी पिया और अर्चना से पूछा, कमाल है, आज हमारा घर इतना ठंडा कैसे लग रहा है, तुमने ऐसे चलाकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था क्या। तभी अर्चना बोली, हाँ वो असल में गर्मी लग रही थी इसलिए ऐसा किया था, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अभी ऐसा बोलकर के वो रसोई में चली जाती है। उसके जाने के बाद तपिस है जो कपड़े बदलने चला गया और तभी उसने देखा कि उसके घर में आज पूजा पाठ नहीं हुई थी। वो हाथ मुंह धोकर के पूजा करने लगा। अब उसे ये करते हुए अर्चना ने देख लिया और वो बोली, अरे मैंने पूजा कर दी थी, आप बाहर आ जाइए। अर्चना का इस तरह से बोलना तपिस को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि अर्चना उससे बहुत ही इज्जत से आप करके बात कर रही थी, जबकि अर्चना अक्सर उससे तुम करके बात किया करती थी। और उसने उसे पूजा के दिए की ओर देखा जो कि बिल्कुल शांत था। उसने अर्चना से कहा, आज तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, मतलब तुम मुझसे आप और जनाब करके बात कर रही हो और तुम बोल रही हो कि तुमने पूजा कर ली है, फिर इस दिए में पुरानी बाती और जली हुई धूप बत्ती क्यों नहीं है। अब उसकी बात सुनकर के अर्चना सकपका गई और बोली, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम अचानक से मुझसे ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी भला,
पता नहीं क्यों तुम आजकल काफी अजीब बर्ताव करने लगे हो। अब अर्चना की बातें सुनकर तपिश ने सामान वहीं रखा और पूजा वाले कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे तुम भी ना कहाँ की बात कहाँ लेकर के जा रही हो। चलो छोड़ो इस बात को, तुम कहती हो तो तुमने किया ही होगा, इसलिए हम इसे जाने देते हैं। इसके बाद तपिश और अर्चना वहां से चले गए। देर रात को तपिश को महसूस हुआ कि कोई था जो कि उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था, और जब वो एकदम से उठा तो उसने पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि अर्चना ही थी। और उसे ऐसे देखकर तपिश को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, और वो एकदम से उससे दूर हटा और बोला, अरे यार इतनी रात में तुम ये क्या कर रही हो, फालतू में तुमने मुझे डरा दिया। तब अर्चना बोली, अरे इसमें डरने की क्या बात है, हम पति पत्नी है तो इस समय में मैं ही तुम्हारे पास रहूंगी ना। अब अर्चना की बात थी तो सही, लेकिन ना जाने क्यों तपिश को वो कोई अजनबी लगती थी, इसलिए वो उससे दूर भागने लगा था और उससे बोला, देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे आजकल तुम्हारे साथ थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा सा समय चाहिए। अब ये सब सुनकर के अर्चना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और इसलिए उसने तपिश की गर्दन पकड़ ली और कहा, मैं तुमसे जितना प्यार से बात कर रही हूँ, तुम उसका उतना ही गलत फायदा उठा रहे हो। अभी अर्चना की पकड़ तपिश की गर्दन पर किसी शक्तिशाली आदमी से भी ज्यादा मजबूत थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था, और इसलिए अब उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। वो दर्द से तड़पने लगा था, और इन्हीं सबके दौरान वह अपने हाथ पैर छिटकने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद वो अब जिंदा ही नहीं बचेगा, लेकिन फिर अगले ही पल अर्चना ने उसे छोड़ दिया। वो अब एकदम शांत थी। तपिश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और फिर एकदम से अर्चना रोते हुए बोली, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन बस मुझे गुस्सा आ गया था। तपिश को पता लग गया था कि उसके साथ काफी भारी गड़बड़ है, लेकिन अभी उसके मुंह पर यह बोलना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए वो प्यार से बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है और तभी शायद ऐसा हो रहा है। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अर्चना ने तपिश के गाल पर हाथ रखा और फिर बोली, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तब तपिश बोला, नहीं बाबा, तुम ठीक रहो बस, अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। इसके बाद अर्चना सो गई और तपिश भी सोने का नाटक करने लगा, लेकिन वो पूरी तरह से सचेत था कि सोते समय अर्चना उसके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। पूरी रात तपिश सुबह होने का इंतजार करने लगा, और फिर सुबह 5 बजते ही वो नहा धोकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो गया। उसे इतनी जल्दी ऑफिस से जाता देखकर अर्चना ने उससे सवाल जवाब किए, और तब तपिश बोला, अरे वो मुझे ऑफिस जाने से पहले एक क्लाइंट से किसी काम के बारे में बात करनी है। नाश्ता बना दिया है, तुम खाकर आराम करना, मैं शाम तक आऊंगा। अब ये बोलकर के तपिश बिना अर्चना की कुछ सुने तेजी से निकल गया। उसके जाने के बाद अर्चना रसोई में जाने लगी, लेकिन रसोई से कुछ कदम दूर ही वो रुक जाती है, क्योंकि रसोई के पास ही जो पूजा का कमरा था उसका दरवाजा खुला हुआ था, और उसमें से धूप बत्ती का धुआं बाहर आ रहा था। उस धुएं की वजह से अर्चना को काफी अजीब सा लग रहा था, और इस वजह से वो रसोई के आसपास भी नहीं जा पा रही थी। उसे बहुत तेज तेज खांसी हो रही थी, और अब वहां पर रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और वो धूप बत्ती शांत होने का इंतजार करने लगी। उस धूप बत्ती के पवित्र धुएं से अर्चना को काफी कमजोरी लग रही थी, इसलिए वो बिस्तर पर लेट गई। उसे वहां पर लेटे हुए कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अर्चना ने जब दरवाजा खोला तो पाया कि तपिश अपने 3-4 दोस्तों और उनकी पत्नियों के साथ खड़ा था। अर्चना की हालत उसके चेहरे से साफ देखी जा सकती थी, और अब तपिश ने अपनी अगली चाल चली। उसने अर्चना से कहा, हमें छुट्टी मिल गई है और इसलिए हम सभी ने सोचा है कि हम सारे साथ में कहीं घूमने चलें, और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अब अर्चना जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सबके सामने मना कैसे करे, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। और अब इससे पहले कि वो तैयार होने जाती, तपिश उससे बोला, एक काम करो, पहले तुम सबको एक एक गिलास पानी पिला दो,
फिर तैयार हो जाना, तब तक मैं भी फ्रेश होकर चाय बनाने आता हूँ। अब ये बोलकर तपिस तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गया और अब मजबूरन अर्चना को रसोई में जाना ही पड़ रहा था। अब पूजा वाले कमरे के पास आकर अर्चना रुक जाती है। उसे दोबारा से तेज तेज खांसी होने लगी और लाख की कोशिशों के बाद भी अर्चना अंदर नहीं जा पा रही थी। अब उसके खांसने की आवाज सुनकर के तपिस के एक दोस्त संजू की पत्नी मोनिका वहां आई और उसे संभाला। और तब अर्चना मौके का फायदा उठा करके बोली, तुम यहाँ से सबके लिए पानी ले लो, तब तक मैं दवाई खा करके तैयार हो जाती हूँ। अब मोनिका इसके लिए मान गई और फिर अर्चना वहां से खिसक जाती है। अब अर्चना भी नहा धोकर के तैयार हो गई और उसके बाद यह सारे लोग एक साथ निकल पड़े। अब यहाँ पर अर्चना को लग रहा था कि यह लोग किसी पार्क वगैरह में जाएंगे, लेकिन वह तब काफी ज्यादा घबरा गई जब तपिस उसे मंदिर में ले आया। उसने तपिस की ओर देखा और फिर तपिस मुस्कुराते हुए बोला, तुम काफी समय से बीमार थी ना, तो मुझे लगा कि शायद मंदिर में जाने से तुम ठीक हो जाओगी, आओ अंदर चलो। अब अर्चना मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने साफ साफ मना कर दिया। और फिर तपिस ने अपने दोस्त की पत्नी से कहा कि वो अर्चना को अंदर ले जाने में उसकी हेल्प करे। अब वो लोग अर्चना के साथ काफी ज्यादा जबरदस्ती कर रहे थे और एक समय ऐसा आया कि उसके गुस्से का बांध टूट पड़ा और उसने अपने सामने खड़ी शोभा को जोर से धक्का मार करके गिरा दिया। अब वह सारे लोग हैरानी से अर्चना को देखने लगे। तभी अर्चना गुस्से में बोली, तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तब तपिस भी गुस्से में बोला, क्यों नहीं जाओगी? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम तो बहुत ही धार्मिक थी, फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अर्चना ना होकर के कोई और हो? अबे अर्चना का भांडा फूट चुका था और वहां मौजूद तपिस के सारे दोस्त और उसकी पत्नियां अर्चना से दूर हट गई। अर्चना कुछ देर खामोश रही और फिर अपनी भयानक आवाज में बोली, मुझे लगा था कि तुम्हें इतनी जल्दी ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अब लगता है कि मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। तब तपिस बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम अभी की अभी मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब ये सुनकर के अर्चना के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ जाती है और वो बोली, या फिर मैं तुम्हें भी वैसे ही तड़पाऊं जैसे मैं तड़प रही हूं। तपिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बोलना चाहती है। उसने उससे पूछा भी और फिर अर्चना बोली, मैंने तुम्हें रानीवन में पहली बार देखा था और मैं तुम्हें पसंद करने लगी, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में यहाँ तक आ गई। मैंने सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी के शरीर में रहूंगी और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन लगता है अब यह होना संभव नहीं है। अगर मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे नहीं मिल सकता, तो फिर तुम्हें भी नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हारी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ। इसके बाद अर्चना ने तेजी से वहां से भागना शुरू कर दिया। तपिस और उसके दोस्तों ने अर्चना को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन अर्चना सामान्य इंसानों से ज्यादा तेज भाग रही थी और इसी तरह से वो भागते भागते उनकी नजरों से ओझल हो गई। तपिस और उसके दोस्तों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिली। अब तपिस रोने लगा था क्योंकि वो अर्चना से बहुत प्यार करता था और अब कह नहीं सकते कि अर्चना उसे वापस कहां और कैसे मिलेगी। तपिस ने अर्चना के बारे में पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और फिर थक हार कर तपिस के दोस्त अजय ने उससे कहा कि देख भाई, ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। अगर तू अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है तो तुझे बस उस बुरी आत्मा से उसे छुड़ाना पड़ेगा और इस काम में तेरी मदद एक आदमी कर सकता है। मेरे ससुराल वाले एक बंगाली तांत्रिक को जानते हैं और वो जरूर भाभी को वापस ला सकता है। अब तपिस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गया और फिर अगले ही दिन अजय उसे तांत्रिक के पास लेकर के चला जाता है। उसे तांत्रिक ने सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर कहीं पर जाने से आपको मना किया जाता है तो कुछ सोच समझकर ही बोला जाता होगा, लेकिन तुम लोग हो कि बात मानते ही नहीं हो और आज इसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तुम तुम्हारी पत्नी को चाहे कहीं भी ढूंढ लो, वह तुम्हें यहाँ मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वह पक्का वहीं पर गई होगी जहां से वह आई थी, यानी कि रानीवन।
इस पर तपिस की आंखों में एक चमक आ गई और वो बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब मैं जाकर के अपनी पत्नी को ले आता हूँ। तब वो तांत्रिक बोला, और तुम यह काम में करोगे कैसे? तुम्हें याद है ना तुम लोग कितने सारे थे और फिर भी वो तुम्हें चकमा देकर वहां से भाग गई। तुम लोग वहां उसे कैसे पकड़ पाओगे जो कि उसी का इलाका है? अब तपिस को भी ये बात सही लगी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इसमें क्या करे। और तभी वो तांत्रिक बोला, तुम यहाँ पर मेरे पास मदद के लिए आए हो और अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम और तुम्हारी पत्नी सही सलामत वापस लौट सकते हो। अब तपिस के पास यही एक आखिरी रास्ता था अर्चना को बचाने का, इसलिए वह इसके लिए मान गया। और फिर वह तांत्रिक बोला, तुम्हारे वहां पर पहुंचते ही वो दुष्ट प्रेतनी तुम्हें रोकने की काफी कोशिश करेगी। वो उस इलाके की मालकिन है, इसलिए वो इस इलाके में तुम्हारे लिए अलग अलग खतरे पैदा करेगी, लेकिन तुम्हें उससे बचते हुए आगे बढ़ना होगा। मैं एक खास तरह की क्रिया करूंगा जिसकी वजह से तुम उस जगह पर पहुंच सकते हो, लेकिन रास्ते के खतरे से तुम्हें खुद ही निपटना पड़ेगा। तपिस इसके लिए मान जाता है और फिर वो खास तरह की तांत्रिक क्रिया शुरू हुई। ये कोई आम क्रिया नहीं थी, इसे करने में लगभग पूरा दिन लगा था। और इतना ही नहीं, तपिस को अपना अंगूठा भी काटना पड़ा था। उसे तांत्रिक ने इस क्रिया की शुरुआत में ही तपिस को यह बात बता दी थी और तपिस ने यह करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था। इस क्रिया को करने के बाद तपिस के हाथ से काफी खून निकला था और उसे थोड़ी कमजोरी भी लग रही थी। उसे तांत्रिक ने उससे कहा कि वो 2 दिन तक आराम करने के बाद ही रानी बन जाए। अब तपिस को अर्चना की काफी फिक्र हो रही थी। अगर उसे अर्चना के बारे में पता नहीं होता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह इन सब के अगले दिन ही जाने के लिए निकल पड़ा। अब यहाँ पर तपिस के दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वह लोग भी उसके साथ आ गए थे और अब यह टोटल 5 लोग थे। अब यहाँ पर जान का खतरा तो था, लेकिन उस तांत्रिक ने उन सभी को ताबीज दिया था, जिस वजह से वो बुरी शक्ति इन लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये लोग भारत से वापस नेपाल आए और फिर एक दिन होटल में कमरा लेकर रहने के बाद अगले दिन सुबह के समय रानीवन के लिए निकल पड़े। जहां पहले यह रास्ते तपिस को काफी रोमांचक लग रहे थे, अब उसे यहाँ से डर लगने लगा था। इसके साथ ही उसे इस बात का भी भय था कि कहीं उसकी पत्नी को कुछ हो ना गया हो। वह मन ही मन भगवान से इस बारे में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो लोग 2 घंटे तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन ना जाने क्यों वह लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पहले तो वो सारे शांत रहे, लेकिन फिर जब इसे काफी ज्यादा देर हो गई और दोपहर से ज्यादा समय तक इस रास्ते पर भटकते हुए हो गया, तो तपिस का दोस्त विराज बोला, हम लोग कब से इस रास्ते पर ऐसे ही गोल गोल भटकते जा रहे हैं, हम लोग आगे कब पहुंचेंगे? तब वो गाड़ी वाला बोला, अरे मैं क्या करूं भाई साहब, मैं यहाँ पर रोज रोज तो आता जाता नहीं हूँ और जैसा मुझे कहा गया था मैं उसी रास्ते पर लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन ना जाने क्यों हम लोग अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब विराज को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी और इसलिए वह बोला, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और फिर हमें यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, इसलिए मेरे हिसाब से अभी हमें चलना चाहिए और जो बंदा यहाँ के रास्ते से अवगत हो उसे ही अगले दिन लेकर के आना चाहिए। अब इस पर बाकी सारे लोग तो मान गए, लेकिन तपिस नहीं माना। वो बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से बिना उसको लिए वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लोग चाहो तो वापस जा सकते हो। अब यहाँ पर तपिस के दोस्त जाना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उसे प्रेतनी का मेन टारगेट तपिस ही है और अगर वह यहाँ से जाएंगे तो फिर ना तो वो दोबारा अर्चना को देख पाएंगे और ना ही तपिस को। इसलिए उन लोगों ने तपिस को ही वापस चलने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं माना तो फिर मजबूरन वह लोग भी उसके साथ वहीं पर रुके रहे। अब तपिस और उसके दोस्तों की तो यहाँ पर रुकने की मजबूरी थी, लेकिन उस ड्राइवर को उससे क्या ही मतलब था। इसलिए वह बोला, देखो यहाँ पर रात होने वाली है और इस इलाके में ज्यादातर लोग रात को रुकते नहीं हैं, इसलिए यहाँ से चलना ही सही रहेगा। तब उन लोगों ने वहां से जाने से मना कर दिया। इसलिए वह ड्राइवर बोला,
अगर आप लोगों को यहाँ पर मरने का शौक है तो मरो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तभी तपिस बोला, एक काम करो भाई साहब, आप यहाँ से चले जाओ। आपको कितना पैसा बनता है हम देने को तैयार हैं, और आप अपना नंबर दे दो। अगर सुबह तक हमारा काम हो गया तो फिर हम आपको फोन कर देंगे, आप आ जाना। अब इस बात पर वो ड्राइवर मान जाता है और फिर वह अपने पैसे लेकर के वहां से चला गया। और अब यहाँ पर इस सुनसान जंगल में सिर्फ तपिस और उसके दोस्त ही थे। यहाँ आसपास की हवा काफी ज्यादा अजीब थी, क्या यूं कही कि मनहूस सी थी। वहां पर इस समय पंछियों के चहचहाने की भी आवाज नहीं आ रही थी। और फिर इन्हीं सब के दौरान आसपास देखते हुए तपिस का एक दोस्त संतोष बोला, आज तो हम यहाँ पर अच्छा फंस गए। इसको इतना समझाया लेकिन यह समझे तब ना। तब तपिस बोलता है, देखो मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं कहा, अब भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, बल्कि तुम सारे ही जा सकते हो। अगर यहाँ पर मेरे साथ रहना है तो अपनी इच्छा से रहो, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे कोई कुछ भी नहीं बोला और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद विराज बोलता है, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि यह रास्ता मैं पहले भी देख चुका हूँ और हम लोग यहाँ पर गोल गोल घूम रहे हैं और अब पता नहीं हम सही रास्ते तक कैसे जाएंगे। वो सारे ये सोच सोच कर ही परेशान हो रहे थे कि तभी उन्हें एक पेड़ के ऊपर नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये पढ़कर के संतोष बोला, ये कुछ देर पहले तो यहाँ पर नहीं था, फिर अचानक से कैसे आ गया, और ये लिखा क्या है? तब तपिस उन अक्षरों को ध्यान से देखते हुए बोला, ये शायद यहाँ की भाषा है। अगर तुम में से किसी को ये आती है तो इसका हम मतलब समझ सकते हैं। लेकिन तपिस के इतना कहते ही वह अक्षर वहां से गायब हो गए। शायद ये अक्षर उन्हें किसी तरह की वार्निंग देने के लिए लिखे गए थे, लेकिन जब यह इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे थे तो इसका कोई फायदा नहीं था। तब तपिस बोला, लगता है वो भूतनी हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। इसके बाद वो सारे अर्चना को ढूंढते हुए उस भयानक जंगल में आगे बढ़ने लगे। उन्हें चलते चलते काफी समय हो चुका था और अब शाम होने को आई थी और आसपास का माहौल अब पहले से ज्यादा भयानक लगने लगा था। वो सारे डरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी संतोष बोला, इतनी देर से हम चले जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें भाभी मिलेगी, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए और वैसे भी अब रात होने वाली है। तब विराज बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन यहाँ पर अब हमें वापस जाने के लिए कोई गाड़ी या बस नहीं मिलेगी और हमें इतनी देर तक पैदल नहीं चल सकते, इसलिए हमें रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब इसके आगे उनमें से कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रात होने वाली थी और ये लोग काफी ज्यादा थक भी गए थे। इसलिए उन्होंने कुछ पेड़ों के आसपास की खाली जगह देखी और वहां पर लकड़ियां जलाकर रात काटने का सोचने लगे। वो सारे लोग वैसे तो जागने का सोच रहे थे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे। इसी के साथ ही एक रात का एक पहर ऐसा होता है जब हर इंसान को नींद आ ही जाती है, और ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। और एक समय ऐसा आया जब ये सारे के सारे ही सो जाते हैं। वहां आग अब भी जल रही थी, लेकिन इसी के साथ ही कोई तो था जो उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद तपिस की नींद अर्चना की आवाज से खुली। तपिस, तपिस, आखिर तुम यहाँ आ ही गए। अब तपिस की नींद खुली तो उसने पाया कि अर्चना उसके सामने खड़ी थी। इस दौरान वो पूरी तरह से बदहवास सी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पूरा शरीर काफी गंदा हो गया था, जैसे कि उसने कितने समय से नहाया भी ना हो। उसे इस तरह से देखकर तपिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोला, अर्चना, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम अभी की अभी मेरे साथ चलो। तब अर्चना आंखों में आंसू लिए हुए बोली, चाहती तो मैं भी यहीं थी, लेकिन तुमने ही मुझे खुद से दूर किया था। तुम मुझे वहां लेकर के जा रहे थे जहां मेरा दम घुट रहा था। अब बताओ, ऐसे में मैं वहां से भागती नहीं तो और क्या करती। लेकिन अब तुम यहाँ आ चुके हो तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। बताओ, रहोगे यहाँ मेरे साथ? तब तपिस बोला, ठीक है, लेकिन हमारे घर वालों का क्या होगा? वो हमें ढूंढते रह जाएंगे और तुम तो अपने माता पिता की इकलौती बेटी हो। तुम्हें तो अपने घर वालों से कितना लगाव है, तुम उनके बिना कैसे रह सकती हो? अब अर्चना को तपिस की बात सुनकर के काफी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बोली, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे, हाँ या ना? तब तपिस बोला, ना,
तुम मेरे साथ वापस चलोगी। अब ये सुनकर अर्चना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तपिस की गर्दन पकड़ी और उसे थोड़ा पीछे मौजूद पेड़ से दे मारा। और फिर वो गुस्से में बोली, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। इससे हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। और ऐसा बोलकर वो तपिस की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी विराज ने उसका पैर पकड़ करके उसे नीचे गिरा दिया। और अब तक वो सारे दोस्त भी जाग चुके थे और अब वो सारे अर्चना के बिल्कुल सामने खड़े थे। अब इतने सारे लोगों को देखकर अर्चना के अंदर जो भी प्रेतनी थी वो सोच में पड़ गई थी, क्योंकि अर्चना के शरीर में फिलहाल अब इतनी ताकत नहीं बची थी जो इन सब का सामना कर पाए। और इसलिए वो बोली, देखो, मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और तुम्हें बता दूं तो इस लड़की के शरीर में अब ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए अगर मैंने इसे समय रहते नहीं छोड़ा तो ये मारी जाएगी। और सच कहूं तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन बदले में मुझे तपिस चाहिए। अब यहाँ पर तपिस के दोस्त अपने दोस्त को ऐसी मुसीबत में फंसता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए वो उसके लिए साफ साफ मना करते हैं। लेकिन तभी तपिस बोला, मुझे मंजूर है, अगर ऐसा करने से अर्चना की जान बचती है तो मुझे यह सौदा मंजूर है। और वैसे भी आज अर्चना मेरी वजह से ही इस मुसीबत में फंसी हुई है, मैंने ही यहाँ आने की जिद की थी, और अगर उसे मेरी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम लोग अर्चना को यहाँ से लेकर के चले जाओ। अब उसके दोस्त ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तपिस के समझाने के बाद उन्होंने ये करने का फैसला किया। और इसके बाद अर्चना के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई थी और फिर अगले ही पल वहीं पर वो गिर पड़ती है। उन सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें अर्चना के पास जाना चाहिए या नहीं। और ठीक इसी दौरान उन्हें एक भयानक सी आवाज आई, तुम लोग इस लड़की को लेकर यहाँ से निकलो और तपिस को यहीं छोड़ दो। उन सब लोगों ने तपिस की तरफ देखा और फिर अर्चना को उठाकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह सारे उस सुनसान रास्ते पर अर्चना को गोद में उठाए चलते जा रहे थे। उस समय काफी ज्यादा अंधेरा था, इस वजह से उन्हें इसमें थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन फिलहाल उनका काम मोबाइल की रोशनी जलाने से चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसमें से विराट, जिसके हाथ में मोबाइल था, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। तब विराट बोला, फोन की बैटरी खत्म हो गई, अब तुम लोग अपना अपना फोन निकालो। और उन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन उन सभी के फोन में ज्यादा बैटरी नहीं रह गई थी और यह रास्ता भी अभी रिहायशी इलाके से काफी दूर था। और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वह किसी से कांटेक्ट और कैसे करते। और यही सोचकर उन लोगों ने वहीं पर उस रात रुकने का सोचा। वैसे तो उन लोगों ने सोचा था कि वो लोग सुबह होते ही उस ड्राइवर को फोन करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर होने को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद अर्चना को होश आ जाता है और अब वो पूरी तरह से अर्चना ही थी, लेकिन उसे काफी ज्यादा कमजोरी थी और इस वजह से उन सब ने उसे आराम करने को कहा। लेकिन वैसे तो अर्चना उन सब लोगों को जानती थी क्योंकि वो उसके पति की दोस्त ही हैं, लेकिन एक अनजान जगह पर इतने आदमियों के साथ खुद को अकेला पाकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसी आई और उसका पति कहाँ पर है। सामान्य होते ही अर्चना ने इन सब सवालों की झड़ी लगा दी और फिर उन सब ने उसे सब बताया कि कैसे उसके अंदर यहाँ मौजूद एक प्रेतनी घुसी और अब उसे बचाने के लिए तपिस ने खुद को उस चुड़ैल के साथ रहने का फैसला किया था। अब दोस्तों, अर्चना तपिस से बहुत प्यार करती थी और वो अपने पति को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो वहां से भागने लगी। वो चारों भी अर्चना के पीछे पीछे जाने लगी और तभी विराज बोला, बात को समझने की कोशिश करो अर्चना, तपिस अब हमारे साथ नहीं आ सकता। उस प्रेतनी ने अब तक तपिस को अपना शिकार बना डाला होगा। उसने तुम्हें बचाने के लिए ही तो ये सब किया था और अब तुम उसकी मेहनत पर पानी क्यों फेर रही हो। अर्चना रोते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और बोली, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, मैं जीऊंगी तो उसके साथ और मरूंगी भी उसके साथ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है और मैं भी तपिस के साथ यहीं मर जाऊंगी। उन चारों ने अर्चना को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन अर्चना तो समझना ही नहीं चाहती। अर्चना के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन
फिर भी वो अपनी बची खुची सारी शक्ति लगाकर उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। और तभी वहां पर एक भयानक सी आवाज आती है, बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारे पति को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। उसके दिल में तुम ही हो और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। इसलिए तुम अपने पति को यहाँ से लेकर के जा सकती हो। इसके बाद तपिस वहां पर आ जाता है। अर्चना दौड़कर के तपिस के गले लगकर रोने लगी। तपिस भी अर्चना को देखकर बहुत खुश था। उन लोगों ने उस टैक्सी वाले को फोन करके ज्यादा पैसे देकर बुलाया और वहां से आ जाते हैं। उन लोगों ने कुछ दिन अर्चना को खिलाया पिलाया और डॉक्टर से इलाज करवाया और फिर थोड़ा तंदुरुस्त होने के बाद उसे वापस भारत ले आए। दोस्तों, इस बात को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी तपिस ये सोचकर दहल जाता है कि अगर उस समय उस छल्लावे का दिल ना पसीजा होता तो आज आपके सामने यह स्टोरी नहीं आती। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी नई जगह पर जाओ तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस जगह के बारे में जानते हैं, उनकी बात को हमें मानना चाहिए। अरे बाकी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर हम घूम सकते हैं, लेकिन हमें भी एक चुल मची रहती है कि जाना है तो उसी जगह पर जाना है। और छल्लावा ऐसी चीज होती है जो किसी भी रूप में आपके सामने आ जाती है और आपको एहसास तक नहीं होता। जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उसके ड्राइवर के अंदर वह छल्लावा आ सकता है और वह आपको ना जाने कौन सी जगह ले जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। तो बाकी जो एंटिटीज होती है उनसे तो आप फिर भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन छल्लावा ऐसे होते हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। यह आपको इस प्रकार से गुमराह करेंगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने साथी हैं जो अब लास्ट तक स्टोरी सुन रहे हैं। तो मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है कि जिस जगह पर वह छल्लावा उनके पीछे पड़ा था और फिर दोबारा से तपिस उस जगह पर जाता है अपनी अर्चना को लेने, तो उस वन का क्या नाम था, उस जगह का क्या नाम था जहाँ पर यह एंटिटी रहा करती थी? मुझे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। चलिए, अब कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, धनश्री यादव है खंडाला से, सुषमा शर्मा है कोलकाता से, गंगा है राजस्थान से, मन्नत गौतम, रोहित यादव सरकार, फिरोज खान नेपाल से, ललित कुमार है लखनऊ से और जाकिर है गाजियाबाद से, प्रशांत तिवारी है कानपुर से, सचिन कुमार जाटव है जिला मोतिहारी बिहार से। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वेट करते रहिए, आपके लिए बहुत ही जल्द और नई स्टोरी भी आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।